Welcome to Daily Current Affair. Today is 21st of April 2023. The question is who launched साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? दैट इज ए नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी उन्होंने 19 अप्रैल को क्या लॉन्च किया है? साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। साथी का मतलब क्या है? साथी का मतलब है सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी। तो सीड के लिए ये पूरा का पूरा मोबाइल ऐप और पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। सीड मतलब कि बीज, ठीक है। जो बीज होता है, फार्मर जिसको बीजते हैं खेतों में, उसको बोलते हैं बीज और उसको बोलते हैं हम सीड। उसको ट्रेस करना, उसकी ऑथेंटिकेशन करना कि ये सही है या नहीं है, हॉलिस्टिक इन्वेंटरी करना। तो ये सारे के सारे काम कौन करेगा? ये साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप ये काम करेगा, ठीक है। और इसमें ये सारे का सारा अभी देखा जाएगा कि जो फार्मर ने जो सीड खरीदा है, बीज खरीदा है, उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी कितनी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है नहीं है, सीड की सर्टिफिकेशन क्या है, वो सारी की सारी जो है वो इस पोर्टल और मोबाइल ऐप पे जांच कर सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ बिन क्रिएटेड बाय NIC, ठीक है, विद अ कोलेब्रेशन विद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑन द थीम। इसकी थीम क्या है? बेस्ट सीड प्रॉस्पेरियस फार्मर। मतलब कि बहुत ही अच्छा जो सीड है, बहुत ही अच्छा जो बीज है वो हमने फार्मर को देना है ताकि हमारी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। इस मामले में जो ट्रेनिंग है वो किसके द्वारा दी जाएगी? वो दी जाएगी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, दैट इज ICAR, कृषि विज्ञान केंद्र ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ICAR और कृषि विज्ञान केंद्र जो सभी स्टेट गवर्नमेंट के जो अपने अपने कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो इसके साथ जुड़ेंगे, ठीक है। ऑल द स्टेट्स विल कनेक्टेड विद द सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम। मतलब कि जो ये सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है, साथ ही इसके थ्रू ये सारे के सारे जो है जुड़ेंगे। साथी पोर्टल विल इंश्योर, ठीक है। जो ये साथी पोर्टल एंड जो साथी मोबाइल ऐप है ये इंश्योर करेगा क्वालिटी, बीज की क्वालिटी क्या है, आइडेंटिफाई, मतलब कि जो बीज आपने लिया है, फार्मर ने लिया है, वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आप साथी ऐप में देख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड 7 वर्टिकल्स ऑफ सीड चेन इन द सिस्टम आर लाइक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सीड सर्टिफिकेशन, बीज के लिए सर्टिफाइड है या नहीं है, बीज की लाइसेंसिंग हुई है नहीं है, सीड का जो बीज का जो कैटलॉग है वो है नहीं है, सेल फ्रॉम द डीलर टू फार्मर, फार्मर किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेगा, सीड DBT। तो ये सारे के सारे काम जो है वो किसके थ्रू हो जाएंगे? साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप के थ्रू हो जाएंगे। अब ICAR के बारे में जानते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको पहले बोलते थे इंपीरिकल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये 1929 में बना था और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है ये, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ ICAR, ठीक है। और आजकल इसके प्रेसिडेंट है नरेंद्र सिंह तोमर जी। और ये ICAR इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। हु लॉन्च्ड फेंगयून 3 सैटेलाइट। तो ये फेंगयून 3 जो सैटेलाइट है ये किसने लॉन्च की है? दैट इज B, चाइना। तो चाइना ने फेंगयून 3 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की है, ठीक है। कौन से सैटेलाइट से, कौन से लॉन्च व्हीकल से? ठीक है, वो उसका नाम है चैंग झेंग 4B कैरियर रॉकेट से। जिस तरह से हमारे पास PSLV रॉकेट है ना, उसके थ्रू हम लॉन्च करते हैं अपने सारे के सारे जितने भी सैटेलाइट्स हैं, ये लॉन्च करते हैं चैंग झेंग 4B कैरियर रॉकेट से, ठीक है। फ्रॉम जिंक्विन कॉस्मोड्रोम इन गांसू प्रोविंस, ठीक है। यहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया है। इसका नाम है फेंगयून 3, ठीक है। और ये एक मेटीरियोलॉजिकल सैटेलाइट है। मेटीरियोलॉजिकल सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? ये वेदर कंडीशंस के बारे में बताएगा। लाइक जिस तरह से बहुत ही बुरी कंडीशंस हो जाती है कभी वेदर की, बहुत ही ज़्यादा रेन हो जाती है, हैवी स्नोफॉल हो जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, बहुत ज़्यादा हवा चल जाती है, तूफान आती है और नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। तो इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करेगा चाइना को, ठीक है। दिस वाज द 471st मिशन ऑफ 471वां मिशन है ये चैंग झांग रॉकेट फैमिली का। अब चाइना के बारे में जानते हैं। गवर्नमेंट आपको पता ही है यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक है। प्रेसिडेंट यहाँ के शी जिनपिंग है। कैपिटल यहाँ की बीजिंग है। ऑफिशियल लैंग्वेज स्टैंडर्ड चाइनीज़ है। करेंसी है रिनमिबी एंड PM यहाँ के है ली कांग,
विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स ताइफा वन। सो ताइफा वन जो है ये पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है कौन सी कंट्री का, दैट इज ए केन्या। तो केन्या ने क्या किया है, केन्या ने अपना पहला यूएस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स ताइफा वन जो है वो लॉन्च किया है। किसके थ्रू लॉन्च किया है, जो एलन मस्क है उनके एक रॉकेट कंपनी है स्पेस एक्स, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, कहाँ से, वेंटबर्ग केस इन कैलिफोर्निया से ये लॉन्च किया गया है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ थी, मतलब कि 50 इसके अंदर पेलोड्स थे। ठीक है, इस रॉकेट के अंदर जो स्पेस एक्स का रॉकेट था इसमें 50 पेलोड्स थे, उसमें से एक जो पेलोड था वो केन्या का भी इसमें था। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ थी लाइक टर्की वगैरह भी के भी सैटेलाइट्स जो है इसके थ्रू भेजे गए थे। ठीक है, और स्पेस एक्स की एक पॉलिसी है राइट शेयर प्रोग्राम की। राइट शेयर प्रोग्राम की स्पेस एक्स की पॉलिसी ऐसी है कि ये क्या करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ को ऐसा बोलते हैं कि हमारे को पैसा दो, हम आपके सैटेलाइट्स को ऑर्बिट तक छोड़ेंगे। तो इसी वजह से क्या हुआ, केन्या ने, टर्की ने, सभी देशों ने, मतलब कि बहुत सारे देश थे, उन्होंने अपने अपने पेलोड्स इनके पास दिए और यहाँ से क्या किया इन्होंने, इसको प्रक्षेपित कर दिया और इसके ऑर्बिट में डाल दिया। ठीक है, अर्थ के ऑर्बिट में डाल दिया। तो इसकी वजह से क्यों इस तरह का ये काम करते हैं, इस तरह का काम इसलिए करते हैं क्योंकि एक सैटेलाइट्स को भेजने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। जब हम इस तरह की राइड शेयर वाली सिस्टम को अपनाएंगे तो क्या होगा, हमारा खर्चा भी कम आएगा। ठीक है, और इसकी वजह से हम बहुत सारे सैटेलाइट्स भी भेज सकते हैं। ठीक है, सो ताइफा वन अगर आपको आ जाएगी, ताइफा वन कौन सी कंट्री का पहला सैटेलाइट है, वो है केन्या। ठीक है, ये डिज़ाइन किया है सियारी लैब्स एंड एंडुरोसैट ने। ठीक है, और कितना पैसा लगा इसमें, 50 मिलियन केनियन शिलिंग्स जो है इसमें लगे हैं, दैट इज़ $372,000 का ये बना है। और ये सैटेलाइट किस लिए भेजा गया है, ये इसलिए भेजा गया है ताकि इनको एग्रीकल्चर करने में प्रॉब्लम ना आए। एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल डाटा को ये इकट्ठा करेंगे, फ्लड्स वगैरह जो आते हैं, ड्राउट वगैरह जो आते हैं, सूखा जो पड़ता है, वाइल्ड फायर्स, ठीक है, जंगलों में जो आग लगती है, ताकि इसके थ्रू वो देख सके कि कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लड आ रहे हैं, ड्रॉट हो रहा है, गर्मी पड़ रही है या फिर बारिश हो रही है। तो इस तरह से वो केन्या की हेल्प करेंगे इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फूड इनसिक्योरिटी में। सो केन्या के बारे में जानते हैं। सो केन्या रिपब्लिक है, 12 दिसंबर 1964 को ये रिपब्लिक बना था। इसकी कैपिटल है नैरोबी, ऑफिशियल लैंग्वेज है स्वाहिली इंग्लिश, करेंसी है केन्यान शिलिंग, गवर्नमेंट है यूनिटरी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, प्रेसिडेंट है विलियम रूटो एंड डेप्टी प्रेसिडेंट है रागाथी गाचौआ एंड सीनेट प्रेसिडेंट है एमरसन कांगी। वो रिसीव प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, दैट इज ए राज सुब्रमण्यम। तो राज सुब्रमण्यम ने को क्या मिला है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला है। ये जो अवार्ड दिया जाता है, ये दिया जाता है जो कि इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, जो कि किसी और कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ की सिटीजनशिप लेके हैं इंडियन ओरिजिन के, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। ठीक है, तो फेडेक्स के सीईओ है राज सुब्रमण्यम जी, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि किसी इंडियन ओरिजिन पर्सन को दिया जाता है जो कि किसी और कंट्री में रह रहा हो, वहाँ का सिटीजन हो। ड्यू टू ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन Subramaniam was presented the award. Subramaniam was presented the award by India's ambassador to the US, that is Taranjit Singh Sandhu, at the Indian ceremony at India House. Subramaniam is a prominent Indian American business leader. ठीक है, तो ये इंडिया के हैं, मतलब कि मूल इनका इंडियन है, इंडियन ओरिजिन के हैं, बट इनकी जो सिटीजनशिप है वो है अमेरिकन की। ठीक है, अबाउट प्रवासी भारतीय सम्मान, दैट इज इट इज़ ए अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसको, टू द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये मैंने आपको बता दिया। दिस अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 9 जनवरी 2003। ठीक है, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जो है वो 9 जनवरी 1915 को कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, तभी इसको क्या मनाया जाता है, 9 जनवरी 2000 प्रवासी भारतीय डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है गिवन बाय इंडियन पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन विच इज़ लिविंग आउटसाइड द कंट्री।
डैश डैश टू रिसीव द लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, दैट इज़ बी आशा भोसले। तो आशा भोसले जी को कौन सा अवार्ड मिलने वाला है, दैट इज़ लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, जो ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, इसका जो पहला पुरस्कार दिया जाएगा था ना, वो दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, अब ये अवार्ड जो है किसको मिल रहा है, आशा भोसले जी को मिल रहा है। तो ये आशा भोसले द रिनोवर्ड सिंगर विल बी ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड विच वॉज एस्टेब्लिश बाय द मंगेशकर फैमिली एंड ट्रस्ट इन द मेमोरी ऑफ लता मंगेशकर जी। ठीक है, द अवार्ड सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन अप्रैल 24। ठीक है, विच इज़ द एनिवर्सरी ऑफ देयर फादर्स डेथ। आशा भोसले हु इज़ द लता मंगेशकर यंगर सिस्टर विल रिसीव द ऑफ द अवार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले ये अवार्ड किसको दिया गया था, प्रधानमंत्री जो हमारे पास नरेंद्र सिंह मोदी है उनको दिया जाता है। और ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है एनुअली, हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। किसको दिया जाता है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया हो अपने नेशन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कंट्री के लिए और कंट्री के लोगों के लिए, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है, सोसाइटी के लिए अच्छा काम किया है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। नॉट ओनली फॉर सिंगर्स, मतलब कि नेशन में जो लोग हैं उन्होंने सोसाइटी में किस तरह का काम किया है, नेशन में किस तरह का काम किया है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। Which country surpasses China to become world's most populous nation by UN? That is D, India। तो चाइना की जो पॉपुलेशन है वो है 142.86 करोड़ अब, और चाइना की पॉपुलेशन कितनी रह गई है, 142.57 करोड़। तो इंडिया पहले नंबर पे है पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट, एक न्यू रिपोर्ट है, 25% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन कौन से एज ग्रुप हैं, जो 25% लोग हैं ना इंडिया के, उनकी जो एज है वो है 0 से लेके 14 साल की। 18% जो लोग हैं वो है 10 से 19 साल के लोग। ठीक है, 26% जो लोग हैं वो है 10 से 24 साल के लोग। 68% जो लोग हैं वो है 15 से 64 ईयर्स एज ग्रुप के लोग। और 7%, ये आपने ध्यान रखना है, जो 7% लोग हैं वो 65, मतलब कि 65 से ऊपर के लोग हमारे पास 7% ही है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केरला और पंजाब सबसे ज़्यादा बूढ़ी पॉपुलेशन वाले लोग हैं। मतलब बूढ़ी पॉपुलेशन मतलब कि सबसे ज़्यादा एज ग्रुप, जहाँ की जो एवरेज एज है सबसे ज़्यादा है, एवरेज एज है केरला और पंजाब की, और सबसे कम है, सबसे यंग स्टेट्स, ठीक है, वो है उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ठीक है, India's population is expected to increase nearly 3 decades before it peaks to the 165 करोड़। मतलब कि 165 करोड़ तक हम बढ़ते रहेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे डिक्लाइन होती जाएगी। ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। The global population will have 8.045 बिलियन पीपल अप टू मिड 2023। ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है ये। ठीक है, इन अफ्रीका में भी क्या हो रहा है, द ट्रेंड ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन कैन बी सीन, मतलब कि वहाँ की पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विल विटनेस इट्स स्पाइक इन इट्स पॉपुलेशन फ्रॉम 1.4 टू 3.9 बिलियन इनहेबिटेंट बाय 2100। मतलब कि आज से 70 साल बाद 1.4 से इनकी पॉपुलेशन 3.9 बिलियन जो है पहुंच जाएगी, मतलब कि यहाँ की पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी। अब 8 नेशन है विद मोर देन 10 मिलियन इनहेबिटेंट्स, मोस्ट ऑफ देम आर यूरोप, सॉ देयर पॉपुलेशन श्रिंक। मतलब कि जो 8 नेशन है जिनकी पॉपुलेशन पहले से 10 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम इनके यूरोप के हैं, उनकी पॉपुलेशन भी वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ये भी याद रखना है, जापान की पॉपुलेशन भी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो द पॉपुलेशन ऑफ द एंटायर प्लैनेट मील वाइल इज़ ओनली एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन। मतलब कि 2090 तक हम कंटिन्यूसली जो है पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है इंक्रीज़ करेगा पॉपुलेशन में। उसके बाद इसमें थोड़ी सी क्या आ जाएगी, मतलब कि सबसे ज़्यादा पीक आएगी 2090 के आसपास, 10.4 बिलियन के आसपास। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे हमारे पास यूनाइटेड स्टेट, जिसकी है 340 मिलियन। ठीक है, एंड एशियाज़ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, दैट इज़ इंडिया, इज़ नाउ होम ऑफ नियरली 1/5 ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब कि पूरे वर्ल्ड के 1/5 लोग इंडिया में रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, फिर चाइना, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको। तो ये टॉप 10 देश हैं जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। थावे सातुआनी
एंड जुड़शीतल आर द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी, दैट इज बी बिहार। तो बिहार के ये तीनों फेस्टिवल्स हैं। थावे फेस्टिवल टुक प्लेस ऑन 15 और 16 अप्रैल को। तो ये जो फेस्टिवल है ये गोपालगंज बिहार में मनाया गया, ठीक है। इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो ये द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फर्स्ट फेस्टिवल, इसका फेस्टिवल क्यों मनाया गया, ये इसलिए मनाया गया ताकि हम टूरिज्म को प्रमोट कर सके। कहाँ पे, थावे दुर्गा टेम्पल में, ठीक है। दिस ईयर 11th एनुअल थावे फेस्टिवल जो है वो मनाया गया। अब सातुनी जो है, सातुनी एक फेस्टिवल है, इट इज़ रिलेटेड टू द नेचर, ठीक है। द ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल, मतलब कि जो कटाई होती है, धान की कटाई होती है, किसी और चीज़ की कटाई होती है, उसको बोलते हैं हम हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो सातुनी भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, सेलिब्रेटेड इन द नॉर्थ इंडिया, मेनली इन बिहार में ये मनाया जाता है। और इसी के साथ ही हमारा समर सीजन भी वहाँ पे क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब जुड़शीतल क्या है, जुड़शीतल यहाँ का तीसरा एक फेस्टिवल है। इट इज़ ऑल्सो नोन एन मैथिली न्यू ईयर। सो मैथिली का जो न्यू ईयर होता है ना, वो उसको बोलते हैं हम जुड़शीतल। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम कवर करेंगे बिहार की, जो 2022 जनवरी से रिलेटेड है। 2022 जनवरी से लेकर आज तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको कवर करेंगे। अब मनोज तिवारी है, खादी ब्रांड एम्बेसडर है बिहार के। नंबर 2, बिहार गवर्नमेंट टू लॉन्च डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डिजिटलाइज्ड लैंड रिकॉर्ड्स। नीतीश कुमार टेक्स ओथ एज अ बिहार सीएम फॉर 8th टाइम। बिहार सीएम इनॉग्रेट इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम इन फाल्गु रिवर, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, उन्होंने 8 सितंबर 2022 को इनॉग्रेट किया इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रबर डैम, जिसका नाम है गयाजी डैम, ठीक है। कौन सी रिवर के ऊपर बना है, फाल्गु रिवर के ऊपर बना है गया में, और इसकी लेंथ है 411 मीटर लॉन्ग है, ये 3 मीटर हाइट है इसकी, एंड हैज़ बीन बुल्ट एट द कॉस्ट ऑफ 312 करोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार टू इंट्रोड्यूस मैंडेटरी गेम पीरियड नो बैग डे इन स्कूल्स वंस इन अ वीक के अंडर इन्होंने किया है। बिहार सीएम नीतीश कुमार लॉन्चेस हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट थ्रू टैप। बिहार गवर्नमेंट बिगिंस कास्ट सर्वे इन द स्टेट। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर सोन इन इज द बिहार गवर्नर। पहले ये जो गवर्नर थे ये हिमाचल प्रदेश के थे, और यहाँ के जो गवर्नर थे फागू चौहान, उनको जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था मेघालय। अब ट्रांसजेंडर मोनिका दास जो है उनको नेम किया गया है स्टेट आइकन इलेक्शन रोल के लिए। अब नेशनल पार्क्स बिहार में ओनली एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब कुछ और फेस्टिवल्स है बिहार के, जैसे छठ पूजा है, मकर संक्रांति है, बुद्ध जयंती है, सोनपुर पुशु फेर है, राजगीर फेस्टिवल है, सामा चकेवा बिहुला है, एंड मधु शेरवानी है, पितृपक्षा मेला है, मलमास फेयर है। तो ये सारे के सारे फेयर जो है ये कहाँ के हैं, बिहार के हैं। जो छठ पूजा है ये सूर्य देवता की पूजा हम इसमें करते हैं, ठीक है। मकर संक्रांति आपको पता ही है 14 जनवरी को मनाया जाता है हार्वेस्ट सीजन को। बुद्धा जयंती बुद्धिस्ट का है, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा की इसमें पूजा की जाती है। सोनपुर पशु फेयर, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कैटल फेयर ऑफ एशिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। राजगीर फेस्टिवल भी मनाया जाता है। फिर दिस इज़ द सामा चकेवा बिहुला, ठीक है। दिस फेस्टिवल इज द विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। तो इस तरह के ये जो सारे फेस्टिवल्स हैं ये बिहार के फेस्टिवल्स हैं। द 8th इंडिया थाईलैंड डिफेंस डायलॉग वॉज हेल्ड इन दैट इज बी थाईलैंड। बैंकॉक में क्या हुआ, इंडिया का और थाईलैंड का 8th डिफेंस डायलॉग जो वो हुआ है, ठीक है। दे रिव्यूड, क्यों हुआ है, उन्होंने जो हमारे पास डिफेंसेस हैं इंडिया और थाईलैंड की जो डिफेंसेस हैं वो इन्होंने आपस में कोऑपरेशन किया, ठीक है। और इस मतलब कि जो एक दूसरे के कोऑपरेशन है, एक दूसरे के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा करने के लिए, एक दूसरे के बीच में जो आर्मीज़ हैं, जो भी डिफेंस सिस्टम्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें बातचीत हुई है। और इंडिया और थाईलैंड के रिलेशन के बारे में जानते हैं। अब आपको यहाँ पे मैं बताऊँ, जो ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अंडमान सी है, अंडमान सी के साथ ही हमारे पास क्या है, यहाँ पे थाईलैंड है। तो इंडिया और थाईलैंड जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो अंडमान सी से सेपरेट होती है। थाईलैंड वाज द वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद इंडिया इन 1947, और थाईलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ एशियान और बिम्स्टेक। इंडिया और थाईलैंड दोनों पार्ट है एशियान और बिम्स्टेक जैसी कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस का,
ठीक है। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ एशिया कोऑर्डिनेशन डायलॉग दैट इज़ ACD इनिशिएटेड बाय थाईलैंड ने इसको इनिशिएट किया था इन 2002। एंड मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन जो है उसका भी ये पार्ट है, इंडिया और थाईलैंड। और 2015 में एक यहाँ पे इंडिया पैसिफिक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी एक्स कोबरा गोल्ड, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब एक्सरसाइज मैत्री और एक्सरसाइज सियाम भारत, ठीक है, एयरफोर्स की और आर्मी की, ठीक है। आर्मी की है मैत्री और सियाम भारत है एयरफोर्स की। ये बायलैटरल फोर्सेस है बिटवीन द इंडिया एंड थाईलैंड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।